स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के संदर्भ में। आज के हमारे क्लास में मॉडल सेट को कंटिन्यू करेंगे और मॉडल सेट जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मॉडल सेट के ऊपर क्लासेस आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम मॉडल सेट के अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। हमारा मॉडल सेट फर्स्ट अभी चल रहा है, टोटल 120 प्रश्नों को आप लोगों को कराना है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बढ़ेंगे मैथमेटिक्स के सेक्शन की ओर। तो आइए फटाफट से क्लास की ओर बढ़ेंगे। सोशल साइंस तक तो हमारा हो चुका है ना। सोशल साइंस के बाद आज का हमारा क्लास होगा मैथमेटिक्स सेक्शन से, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को इसमें शामिल किया गया है। तो बढ़िए एक एक सवाल को देखते चलेंगे। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, 2 पर पावर 2/3 है, 2 पर पावर 1/3 है। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला है a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। ठीक है, यानी कि जब आधार समान हो तो जो घातांक है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी घातांक जो हैं यहाँ जो बेस है आपके दोनों 2 हैं और 1 जैसे हैं, तो घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको फटाफट से बना लीजिए, 2 पर पावर 2/3 जोड़ 1/3। ठीक है, 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3/3 कट के आएगा 1। और किसी भी संख्या पर पावर हो 1 तो उसकी वैल्यू वही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका परिमेयकरण से संबंधित सवाल है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 + √7/3 - √7। अब इसको जब हम परिमेयकरण करके हल करेंगे तो माइनस के जगह पर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 + √7 + 3 + √7, ये दोनों बना देंगे 3 + √7 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा a² - b², चूँकि a - b इंटू a + b नीचे है, तो a² 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 3 + √7 का होल स्क्वायर है, ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में सूत्र से टूटेगा, और नीचे आपका a² - b² था, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए a², तो a² के जगह पर 3 × 9 हो जाएगा। उसके बाद b², तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 × a × b, तो 2 × 6 6 √7 हो जाएगा। ठीक है, बटा 9 में से 7 घट गया, बच गया 2। अब ऊपर देखिए 9 × 7 = 16, 16 + 6 √7/2। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 16/2 जोड़ 6 √7/2, 2 × 8 = 16, 2 × 6 तो आ रहा है 8 जोड़ 3 √7। अब यहाँ पे a + b √7 के फॉर्म में ये आ चुका है। ये हमारा हो जाएगा a, ये हमारा हो जाएगा b, और इधर √7 लगा हुआ है। तो a के जगह पर 8 आ गया, b के जगह पे 3 आ गया, तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 3। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समीकरण लिखा है x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अनगिनत हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, ये 3 क्राइटेरिया होता है समीकरण के अंतर्गत। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ये सवाल है। तो जब अनगिनत हल की बात होगी तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया पर ये फॉलो करेगा। तो इसके अनुसार से देखिए a1 क्या होता है, तो x का गुणांक, a2 क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में x का गुणांक। ठीक है, तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 5। उसी प्रकार से b1 की वैल्यू क्या है, तो 2 है,
और B2 की वैल्यू क्या है, तो B2 की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए K दिया हुआ है, ठीक है, KY है ना, तो यहाँ पे K दिया हुआ है। अब इसके बाद है C1, तो C1 की वैल्यू पहले समीकरण में यहाँ पे 3 है और C2 की वैल्यू यहाँ 15 है, ठीक है। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यहाँ तो 1/5 है और इधर 3×5 = 15 कट जाएगा, तो ये भी 1/5 होगा, ठीक है। और यहाँ 2/K है, तो 2/K बराबर 1/5 ऐसे ले लीजिए। और K = क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2×5 = 10, तो K की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि x = 1, दोनों समीकरणों x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 के मूल हों, तब a × b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 दी हुई है, तो बारी बारी से दोनों समीकरण में हम 1 बैठा करके a और b का मान निकाल लेंगे, उसके बाद a × b आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारा है x², तो x के जगह पे 1 बैठा देंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है +x, तो +1 + a = 0, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 + a = 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब उसके बाद है bx², दूसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे, तो bx² है तो b × 1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस है bx, तो b × 1 + 3 = 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और b को गुना करेंगे तो b ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2b + 3 = 0 और 2b बराबर हो जाएगा -3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, है ना। 2 को जब हम इधर ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा -3/2, तो a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू आ गई है -3/2। अब इन दोनों को गुना करेंगे, a × b का मतलब क्या है, इन दोनों को जो हमारा मान निकल कर के आया है a का मान और b का मान, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। 2 2 कट गया, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल है, और चक्रवृद्धि ब्याज में जब तिमाही संयोजित होगा तो समय बढ़ेगा, ठीक है, और दर घटेगा, और इसका जो फॉर्मूला है क्या हो जाता है, देखिए 12 महीने टोटल 1 साल में होते हैं, और 12 महीने 1 साल में जब हैं और यहाँ ब्याज प्रति तिमाही यानी कि त्रैमासिक 3 महीने पर संयोजित किया जा रहा है, तो 1 साल में चूँकि 4 तिमाही होते हैं, 3 चौक 12, ठीक है, 4 तिमाही होता है, तो हमारा जो प्रतिशत है दिया हुआ, दर दिया हुआ है, तो दर में हमें 4 से भाग करना होगा, और जो हमारा समय दिया हुआ रहेगा तो उसमें 4 से गुना करना होता है, ठीक है। वहीं अगर छमाही अगर कहेगा तो छमाही चूँकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो दर में 2 से भाग करते हैं और समय में 2 से गुना करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि समय हमारा वर्ष में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि महीना दिया हुआ आप उसमें 4 से गुना कर दीजिए तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 20%, तो 20/4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद समय दिया हुआ 6 महीना, तो 6 महीना में सिंपल रूप में हम लोग जानते हैं कि 6 महीना में 2 तिमाही होता है, तो हमारा t = हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a = p × तो p हमारा है 2000 रुपये × 1 + 5/100, चूँकि प्रतिशत दर जो है उसमें 4 से भाग करके हमने 5 ले आया है। इसके बाद पावर हो जाएगा 2, समय आपका 2 है,
अब इसको काट दीजिए, 20 पचे 100 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2000 गुने 21/20 गुने 21/20। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ होगा तो 20 एक 21, 21/20 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 5 बार में कट गया। अब 21 गुना 21 गुना 5 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 गुना 21 441 होता है ना। 21 का स्क्वायर 441 और 441 को 5 से गुना कर दीजिए तो 5 इकाई 5, 4 पचे 20 2 22, सॉरी 4 पचे 20 के 0 और फिर 4 पचे 20 और 20 2 22, तो 2205, 2205 रुपये। पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये है। वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। इसमें क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य का सूत्र होता है अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस बट्टा, अब पहला बट्टा है क्रमिक चुके है ना, तो बट्टा 1 लिख दीजिए, बटा 100 इंटू, फिर यहाँ इंटू ही रहेगा 1 माइनस, अब यहाँ बट्टा दूसरा है तो बट्टा 2 बटा 100। ये फॉर्मूला है। अगर 3 क्रमिक रहेगा तो तीसरा ब्रैकेट डाल करके कर देंगे। अब यहाँ है अंकित मूल्य 500 रुपये, 1 माइनस पहला बट्टा है 20%, उसके बाद दूसरा बट्टा है 10%। मतलब एक ही वस्तु पर दो बार जब बट्टा दिया जाता है तो उसको क्रमिक बट्टा कहते हैं। 20 50 100, 10 दहें 100। अब देखिए 500 गुना 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/5, और यहाँ 10 में से 1 घट जाएगा तो 9/10, 5 दहें 50, 50 दहें 500। ठीक, तो 9 चौके 36, 36 दहें 360, 360 रुपये में वह वस्तु बिकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 130 रुपये पर 8% स्टॉक में 7800 रुपये लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी? ये आपका शेयर एवं लाभांश से सवाल है। तो देखिए यहाँ सवाल कह रहा है कि 130 रुपये जब लगाया जा रहा है स्टॉक में तो 8% लाभ हो रहा है, मतलब कि 100 रुपये में 8 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 130 रुपये लगाने पर, 130 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हम 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 8/130 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो 7800 रुपये लगाने पर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी? तो 7800 जब लगा देंगे तो 7800 रुपये पर हो जाएगा 8/130 गुने 7800। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 कट गया, 13 छक्के 78, 60 आ गया, 6 8 48, 480 रुपये। पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि QR बराबर 9.8 सेंटीमीटर तो BC का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर समरूप त्रिभुज से सवाल है ये, और समरूप त्रिभुज में क्या कहता है कि ABC और PQR ये दोनों ही समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज हैं तो BC जो भुजा है और QR जो भुजा है ये दोनों ही संगत भुजाएं हो गई। ठीक है, 9.8 दिया हुआ है, BC का मान निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनका जो अनुपात होता है, यानी कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका अनुपात उनके संगत भुजाओं का, देखिए ABC का क्षेत्रफल है 25 और ABC की जो भुजा है वो है BC, तो BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर। ये थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम के आधार पर ये सवाल यहाँ पर हल होगा।
तो क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप आराम से आप निकाल सकते हैं, सभी का मान पुट कर देंगे। 25/49 बराबर बी सी स्क्वायर है और क्यू आर की वैल्यू है 9.8, तो 9.8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर 25 गुने 9.8 गुने 9.8/49 ये कर दीजिए, बराबर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव के बदले 10 आ जाएगा नीचे, और दशमलव के बदले 10 नीचे भी आ जाएगा, है ना। और 49 दूनी 98 कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद 2 पचे 10 कट जाएगा, 5 पचे 25 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, और फिर 49 से 98 कट जाएगा। तो इधर कट के बच गया 49 बराबर बी सी स्क्वायर। तो 49 बराबर जब बी सी स्क्वायर है तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √49, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो बी सी की जो वैल्यू है वो हो गई 7 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन हमारा हो गया सही यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, एक पहिया है, पहिया वृत्ताकार है, इसकी जो त्रिज्या है वो दी हुई है 35/44 मीटर। अब कह रहा है कि 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या है। तो जब पहिया चक्कर लगाएगा तो इसकी परिधि निकाली जाएगी, ठीक है, परिधि निकाली जाएगी, और परिधि निकाल करके हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 चक्कर यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो परिधि का सूत्र याद होगा आप लोगों को, 2πr, वृत्त की परिधि, तो 2 × 22/7, पाई की वैल्यू बैठा देंगे 22/7, और आर की वैल्यू दी हुई है 35/44। अब काट दीजिए, 7 पचे 35, 22 दूनी 44 कट गया, 5 आ गया, 5 मीटर। ये एक परिधि यानी कि एक चक्कर की वैल्यू है, इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी भुजा क्या होगी। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर निकालना है हमें। अब यहाँ देखिए, √3 तो कट जाएगा, 36 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है, और इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट में आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, 6 दूनी 12 बराबर a। तो a की जो वैल्यू है भुजा 12 सेंटीमीटर है, आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या है। अब यहाँ पे देखिए, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, माध्यिका से संबंधित सवाल है, और माध्यिका में जो आंकड़े होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि कुल 11 हैं, 11 आंकड़े हैं, और ये विषम संख्या में है, ठीक है। तो जो छठे पोजीशन पर होगा वो माध्यिका होगा, ठीक है, और यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है छठे पोजीशन पर, यहाँ पे माध्यिका यहाँ 35 दिया हुआ है ही, तो हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 35 ही होगी, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 35 यहाँ पे माध्यिका ऑलरेडी दे ही दिया है, सवाल में ही आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है कि माध्यिका 35 है, तो x की वैल्यू 35 ही हो जाएगी, ठीक है। अब चूँकि इस छठे पोजीशन पे 35 ही आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि माध्यिका कितनी है, तो 35 ही है, इसलिए x की वैल्यू 35 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin θ इक्वल टू √3/2, तो cosec θ प्लस cot θ, इसका मान क्या होगा। तो
तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2। इसका वैल्यू क्या होता है P/h, यानी कि लंबाई लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आधार निकाल लेना है। तो b इक्वल टू क्या होता है h² - p²। तो 2 का स्क्वायर घटाओ √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में से 3 घट करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर h की जो वैल्यू है 2 दी हुई है, p की जो वैल्यू है √3 दी हुई है, और b की वैल्यू हम लोगों ने भी निकाल लिया 1 है। अब कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। कॉट थीटा पूछ रहा है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाता है, आधार बटे लंब, तो 1/√3। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो 2/√3 + 1/√3। अब यहाँ पर दोनों का हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, तो 2 जोड़ 1 बराबर 3/√3। अब देखिए ऑप्शन में इस तरह का आंसर है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री -1। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, वैल्यू याद रखने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन में याद रखेंगे, अगर साइन का निकाल लेते हैं तो बाकी सभी का आराम से निकल जाता है। तो इसके निकालने का फॉर्मूला है 0/4, इसका अंडर रूट, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। यानी कि प्रत्येक का जो वैल्यू है इसको 0 से गिनिए, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, और सभी का फिर अंडर रूट निकाल लेना है, मतलब कि स्क्वायर रूट निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो 0 से जब 4 से 0 में जब भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन में हम लोग पहले निकाल लेते हैं, अगर साइन का याद रहेगा तो फिर बाकी सभी का याद ऑटोमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान कितना हो जाता है, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे कट गया, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √2 हो जाता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर 3 का अंडर रूट हो जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो √3/2 ये 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। अच्छा, 90 डिग्री की वैल्यू 4 कट करके 1 हो गया, तो 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। तो साइन थीटा में क्या है कि वैल्यू बढ़ते क्रम में होता है, कॉस इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो घटते क्रम में होता है। cos 0 का मान होगा 1, 30 का मान होगा √3/2, 45 डिग्री का मान वही हो जाएगा 1/√2, 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0 कॉस में। अगर हम tan निकालना चाहेंगे तो साइन बटे कॉस कर दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है उसको बटे करके tan थीटा का मान निकाल लीजिएगा, और tan का मान निकल गया तो कॉट को उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। फिर कॉसेक निकालना है तो साइन का इन्वर्स कर दीजिए, कॉसेक निकल जाएगा, फिर कॉस को उलट दीजिए, सेक निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर साइन का मान याद रखिएगा या इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आप सारा मान याद रख पाइएगा। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री पूछ रहा है ना, तो साइन 30 डिग्री का ये जो मान है वो cos 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, 1/2 + 1, फिर बटे 1/2 - 1। अब इसको हल कर लीजिए फटाफट से, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा
2 1 3 और बटे -1, तो -3 हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो आसान सा सवाल है, मान केवल याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत अशांत इससे संबंधित भी मैंने डिटेल क्लास से बताया हुआ है ये सारा कुछ। तो शांत अशांत निकालने का, अगर शांत निकालना हो तो उसके लिए सूत्र शर्त क्या है, ठीक है, शर्त है कि जो आपका हर होगा उसका गुणनखंड 2 या फिर 5, इन दोनों में से अगर है तो ठीक है शांत होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई और है, जैसे 3 है 7 है, तो फिर गड़बड़ है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि किसके हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई है तो वो नहीं होगा। तो देखिए 15 का 3 गुने 5 होता है, तो जैसे 3 आया तो ये शांत नहीं होगा, ठीक है। 160 है तो 160 का गुणनखंड निकालेंगे, फटाफट से इधर रफ में कर लीजिएगा। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल 2 और 5 है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद बाकी वाला भी चेक कर लेते हैं। 60 है तो 60 का गुणनखंड निकालेगा फटाफट से, 30 दूनी 60 और फिर 15 दूनी 30, 3 पचे 15, तो जैसे ही 3 आया कहानी ख़त्म। 35 है तो 5 गुने 7 होगा, कहानी ख़त्म। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, 11/160, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग वो होगा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी। आसान सा सवाल है, देखिए बारंबारता 15 है, 20 है, 45 है, 15 है, 25 है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता है 45 और ये किस वर्ग में है, तो 20-30 के वर्ग में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20-30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे माध्य से सवाल है, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि जितने भी चर मान दिए हुए, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेक्षण दिए हुए x+2 + 2x+3 + 4x+5 + 5x+2 और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 से भाग करेंगे और माध्य दिया हुआ है बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे कैलकुलेट करके। जोड़ लीजिए x, 2x, 3x हो गया 3 और 4x, 7x हो गया 7 और 5, 12x हो गया। इधर जोड़ लीजिए 2 3 5, 5 5 10, 10 2 12, यानी कि आपका आ जाएगा 12x + 12/4 = 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12x जोड़ 12 बराबर 18 चौके 72, 12x बराबर क्या हो जाएगा 72, इधर घट जाएगा 72 में 12 घट जाएगा तो 60 बचेगा, 12 पचे 60, तो हमारा जो x का मान आ रहा है वो आ गया कितना 5। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। पासा है डाइस लूडो वाला, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 2 बिंदु रहेगा तो 2 होगा, तो 2 नहीं आना चाहिए। अच्छा 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 आने की प्रायिकता होगी 1/6, ठीक। चूँकि टोटल जो है 6 फलक इसमें है, पासे में 6 फलक हैं 1 से लेकर के 6 तक, तो प्रत्येक की प्रायिकता होगी 1/6, ठीक है। उसी तरह से 2 आने की प्रायिकता होगी 1/6 और नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 में 1/6 घटा दीजिएगा, टोटल प्रायिकता है 1 और इसमें 1/6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 को छोड़ करके बाकी कितने हैं, तो 5 हैं, ठीक है, तो 5/6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति क्या होगी। तो एक अर्धवृत्त ड्रॉ करेंगे और इसकी त्रिज्या लेंगे,
त्रिज्या है 3r, ठीक है। तो इधर भी त्रिज्या है, इधर भी 3r, तो पूरा अगर 3r जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि में ये पूरा आपका व्यास और ये आपका आधा जो किनारा है, तो आधा जो किनारा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब वृत्त पूरा होता है तो उसका होता है 2πr, और जब आधा कर देंगे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा πr, ठीक है। तो πr तो ये फॉर्मूला है, और r की वैल्यू दी हुई है 3r, तो 3r जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 3πr हो जाएगा, और प्लस 6r ये है, तो 3πr प्लस 6r, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वृत्त बनाना है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या के लिए एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, और इस सेंटर पॉइंट से मान लीजिए कि इधर वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, और त्रिज्या की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। बाह्य बिंदु P है, बाहर में एक बिंदु P दिया हुआ है, और इस बिंदु P से केंद्र की दूरी है, और इधर स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। कहता है कि यहाँ पे PT स्पर्श रेखा है, और ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो यदि वृत्त का O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, चूँकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर समकोण बनाती है, लंब होती है तो समकोण होगा। अब यहाँ समकोण त्रिभुज है तो ये जो त्रिज्या है ये एक भुजा है, मान लीजिए कि अगर ये लंब है तो ये भुजा जो है वो आधार होगी, और इसकी लंबाई दी हुई है, PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये जो भुजा है ये भुजा होगी कर्ण, और H की वैल्यू क्या होती है, तो √P² प्लस B², तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, ये कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा √625, ठीक है। और 625 किसका वर्गमूल है, तो 25 का है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, OP की लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक भुजा निकाल लेंगे, अंडर क्यूब आयतन होता है, तो 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारा एक भुजा आ गया। अब एक विकर्ण निकाल लेंगे, तो विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, ठीक है। तो √3 गुने कितना हो जाएगा, भुजा हमारा 5 निकल करके आया, तो 5√3 हमारा जो है वो विकर्ण का मान है। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 5:5√3। अब जब इसको बटे में कर देंगे तो 5 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, तो 1:√3 हमारा आंसर निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन जो होगा उसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से जब हम डिवाइड करेंगे तो टोटल गोलों की संख्या निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3πr³, और r की वैल्यू यहाँ पे है 8, और जो छोटे गोले हैं उनके लिए भी आयतन का सूत्र तो सेम ही रहेगा, केवल त्रिज्या की वैल्यू बदल जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4/3π कट गया, ऊपर बच गया 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512/1, यानी कि 512 हमारा आंसर आ जाएगा।
512 गोले बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इस आकृति में x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार का जब सवाल आएगा तो याद रखेंगे कि इस प्रकार के सवाल में अगर 3 कोण बना दे, 4 कोण बना दे, जितना भी कोण बना दे, सभी का जब जोड़ हम करेंगे तो एक रैखिक कोण प्राप्त होगा। ठीक है, एक रैखिक कोण प्राप्त होगा और रैखिक कोण की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, रैखिक कोण की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, एक तरफ 5x है, दूसरी तरफ 4x है, तो 5x + 4x = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 4 9, 9x = 180 डिग्री और 9 दूनी 18, 20 9 यस है, तो x = 20। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20 डिग्री। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। अब मान लीजिए कि अनुपात में x शामिल है, तो 3x + 5x + 9x + 13x, ये सभी कोण की वैल्यू हो गई और इन सभी का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ऑब्वियस है 13x है, तो जैसे ही हम x का मान निकालेंगे इसमें 13 से गुना करके आंसर निकाल लेंगे। तो 5 3 8, 8 9 17, 17 और 13 30, 30x = 360। अब यहाँ 30 से 360 कट जाएगा, 12 बार में 12 × 36, तो x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। अब 12 से गुना कर दीजिए 13 में, तो 13 × 12, 13 दहें 130, 13 दूनी 26, 130 और 26 156, 156 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए मैथमेटिक्स के सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। -2 और 2 बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट में याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर इसको याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का बिंदु से संबंधित सवाल पूछेगा, आराम से आप आंसर दीजिएगा। x और -x, ऊपर y नीचे -y। ठीक है, ये आपका किसी भी कोऑर्डिनेट का ये नियामक ज्यामिति का ये आधार है, इसको समझ लेना है। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष बीच में आपका होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रथम चतुर्थांश ये है जहाँ x और y, जब भी हम कोऑर्डिनेट में मान को लिखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, तो x y लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि y x लिखा जाता है, पहले x उसके बाद y आता है। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही प्लस होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में जब जाइएगा तो x y लिखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। तो जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश होगा उसमें पहला मान माइनस में होगा, दूसरा मान प्लस में होगा। और यहाँ जो सवाल आपका पूछ रहा है यही सवाल है कि -2 और +2 ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा माइनस माइनस में। ठीक है, चूँकि यहाँ पे -x है और -y है। और चौथा हमारा हो जाता है प्लस माइनस में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता 2 और -2 किस चतुर्थांश में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसको याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बेसिक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन हो गया कंप्लीट। इसके बाद बच गया आपका रीजनिंग का सेक्शन। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास देखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और बैक टू बैक कोशिश है कि कम से कम 4-5 सेट तो कंप्लीट करा दिए जाए। ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है, और जैसे जितने जल्दी सेट तैयार होंगे उतनी जल्दी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।